Hello student, welcome back. Now we'll start another topic, that is the important document required for the formation of joint stock company. एक joint stock company को फॉर्म करने के लिए क्या क्या important documents की ज़रूरत पड़ती है. Basically 3 documents are required in order to register their company. तो रजिस्ट्रार को 3 important documents सबमिट करने पड़ते हैं तभी कंपनी फॉर्म्ड होती है. वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको हम MOA बोलते हैं, एंड सेकेंड इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको AO भी बोलते हैं, एंड थर्ड इज प्रोस्पेक्टस, और थर्ड प्रोस्पेक्टस है. बेसिकली देर आर 3 बेसिक डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार. ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो फिलअप करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार को सबमिट करने पड़ते हैं ऑफ द कंपनीज इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी. जब भी पब्लिक कंपनी फॉर्म होनी है तो होने के लिए कम से कम ये 3 डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को सबमिट करने पड़ेंगे प्रॉपर तरीके से. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या. सो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट. ये मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी का, इसीलिए इसको प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट बोला गया है. ऑल्सो इसका एक और नेम है चार्टर ऑफ द कंपनी. बेसिकली इट इज़ अ चार्टर ऑफ द कंपनी. Why? Because it contains the powers and objective of the company or operations or scope of business. यानी उस पर्टिकुलर कंपनी की क्या क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या उसका ऑपरेशन है, लार्ज स्केल ऑपरेशन है, स्मॉल स्केल ऑपरेशन है, और ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी रहती हैं. अगर ऑल्ट्रेशन की बात आती है कि अगर मेमोरेंडम को हमें चेंज करना है, अपनी पावर्स में थोड़े चेंजेस करने हैं, स्कोप को चेंज करना है, ऑपरेशन को चेंज करना है, तो इट कैन बी ऑल्टर्ड बाय द प्रोविज़न मेड इन द कंपनी एक्ट. तो कंपनी एक्ट में कुछ प्रोविज़न्स दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं MOA के अंदर रिगार्डिंग इट्स ऑल्ट्रेशन. तो MOA जो है इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर. आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन देता है लाइक क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, इन सबको, बैंकर्स, इन सबको इन्फॉर्मेशन देता है MOA. MOA में सारी पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहती हैं ताकि आउटसाइडर अवेयर हो जाते हैं अबाउट द लिमिटेशन ऑफ अ कंपनी. कंपनी की क्या क्या लिमिटेशन उसके बारे में जान पाते हैं, उसकी स्कोप के बारे में जान पाते हैं, और डीलिंग के बारे में जान पाते हैं. इसीलिए हम इस पर्टिकुलर MOA को डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट इसलिए बिकॉज दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर. आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है स्कोप के बारे में और उनकी सारी के सारी लिमिटेशन के बारे में कंपनी की. ठीक है. नाउ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन द फॉलोइंग क्लॉजेस. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ क्लॉजेज हैं. तो फर्स्ट है नेम क्लॉज. नेम क्लॉज ये बताया गया है कि हर कंपनी का कुछ ना कुछ नेम होना चाहिए. सो कंप्लीट नेम मस्ट बी देयर इन द क्लॉज. क्लॉज के अंदर यानी MOA के अंदर एक नेम क्लॉज आता है. उस नेम क्लॉज में कंप्लीट नेम होना चाहिए कंपनी का. कोई भी कंपनी कोई भी नाम चूज़ कर सकती है. सो एनी कंपनी कैन चूज़ एनी नेम सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन. कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं. जैसे किसी भी कंपनी के 2 नेम नहीं हो सकते, अलग नेम लेना पड़ेगा. उसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि पब्लिक कंपनी हैज़ टू यूज़ वर्ड पब्लिक लिमिटेड. पब्लिक कंपनी को एक वर्ड पब्लिक लिमिटेड इस्तेमाल करना पड़ेगा. इट मीन्स दे हैव टू यूज़ लिमिटेड वर्ड एट द एंड. आखिर में लिमिटेड वर्ड उन्हें यूज़ करना पड़ेगा. लाइकवाइज प्राइवेट लिमिटेड को अपने आगे प्राइवेट वर्ड लगाना पड़ेगा कि प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है. नो सिमिलर, कोई भी 2 कंपनी के नाम सिमिलर और आइडेंटिकल नहीं हो सकते. ठीक है. उसके अलावा किसी भी कंपनी का इस तरह की कंपनी का गवर्नमेंट के साथ कोई इस तरह का टाई अप नहीं होना चाहिए. नो कनेक्शन विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए. नंबर 2 सिचुएशन और डोमिसाइल क्लोज. सिचुएशन और डोमिसाइल क्लोज में इट कंटेन्स द क्लॉज द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड. इसमें नेम और एड्रेस होता है कंपनी का, और कहाँ कहाँ वो कंपनी सिचुएटेड है उसका प्रॉपर एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस होता है सिचुएशन क्लॉज में. ठीक है. ऑल इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के वो उसी हेड क्वार्टर में ही रखे जाते हैं. ठीक है. सिचुएशन और डोमिसाइल क्लॉज में हेड क्वार्टर जो है कंपनी का
उसके बारे में बताया जाता है कि कंपनी का हेडक्वार्टर इस पर्टिकुलर स्टेट में है और ये हेड ऑफिस है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस वहीं भेजी जाएंगी। सो कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस, तो कंपनी के पास अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए टू स्टार्ट द बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अगर कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एक रजिस्टर्ड ऑफिस है उनका, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर एक रजिस्टर्ड ऑफिस उनको बनाना पड़ेगा, ताकि एक एड्रेस, हेड ऑफिस का एड्रेस मिल पाए, ताकि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ लोग भेज पाएँ। उसके अलावा ऑल्ट्रेशन की बात आती है। बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, उसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं। जैसे एड्रेस की हम बात करते हैं, सो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। एंड बाय ऑब्टेनिंग सेंशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से सेंशन कराना पड़ेगा कि वी आर चेंजिंग द नेम ऑफ आवर कंपनी एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंपनी चेंज हो रही है, तो डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि यूपी से उसको चेंज करा जा रहा है, हेड ऑफिस चेंज करा जा रहा है हरियाणा में, तो हरियाणा और यूपी के दोनों रजिस्ट्रार से बातें होंगी, डिस्कशन होगा। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी, उनसे सेंशन कराना पड़ेगा फाइल को। फाइल सेंशन होने के बाद तब जाके हेड ऑफिस का एड्रेस चेंज हो पाएगा। उसके अलावा एक टाउन से दूसरे टाउन में भी यही है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, और फिर जाके एड्रेस चेंज हो जाएगा। और अगर एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में एड्रेस चेंज करना है, तो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हम उसका हेड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर सकते हैं। नाउ द थर्ड क्लॉज इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज इंक्लूड्स ऑल दोज ऑब्जेक्टिव्स विच द कंपनी हैज़ टू फॉलो। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने हैं। सो ऑब्जेक्ट क्लॉज कंटेन्स द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं विच द कंपनी में परस्यू, जो कंपनी को फॉलो करने हैं और परस्यू करने हैं। आल्सो दिस ऑब्जेक्टिव क्लॉज डिफाइन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ द कंपनी हैज़ टू परफॉर्म। जो कंपनी को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उनकी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या स्कोप है, वो भी इसी ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर होती हैं। ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो इस तरह के होने चाहिए कि दे हैव टू फॉलो लीगल ऑब्जेक्टिव्स ओनली। खाली लीगल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, इलीगल ऑब्जेक्टिव किसी भी कंपनी के नहीं होने चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज में ऑलरेडी मेंशन रहता है। एंड जो ऑब्जेक्टिव हैं कंपनी के, वो इमोरल भी नहीं होने चाहिए, मॉरल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। एंड नॉट कॉन्ट्ररी टू द प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ, और किसी भी लॉ का कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर आता है। नाउ फोर्थ इज लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में लायबिलिटी के बारे में बताया गया है कि जो मेंबर्स होते हैं, उनकी जितनी भी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, वहाँ तक की लायबिलिटी होती है। सो दिस क्लॉज डिफाइन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो ये क्लॉज मेंबर्स की लायबिलिटी को डिफाइन करता है, जो भी कंपनी में मेंबर्स होते हैं उनकी। इन केस कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट। और कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है, तो मेंबर्स की लायबिलिटी वहाँ तक ही आएगी जहाँ तक उन्होंने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। और जितनी कैपिटल दी है या अनपेड है, तो अनपेड अमाउंट तक भी उनकी लायबिलिटी आती है टू देयर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में से उन्होंने कुछ अनपेड अमाउंट नहीं दिया है, तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पर जो अनपेड अमाउंट है वो उनसे वसूला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग 1000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10, अगर कोई पर्सन है उसने 1000 शेयर खरीदे हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 है, एंड ही हैज़ पेड ओनली 7 रुपीज़, और खाली उसने 7 रुपीज़ पर शेयर दिए हैं, यानी 7000 पेड करे हैं और 3000 अभी भी बाकी है। तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के दौरान उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से वो 3000 रुपीज़ क्लेम करे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये लायबिलिटी क्लॉज होता है। नेक्स्ट इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। कैपिटल क्लॉज स्पेसिफाई करता है कि कितना शेयर कैपिटल कंपनी के पास है, विद विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, और कितने पैसों से, कितनी शेयर कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। इसीलिए इसको हम रजिस्टर्ड, ऑथराइज और नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, जिस कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई है, या तो रजिस्टर्ड कैपिटल
या ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। सो कंपनी कैन इशू ओनली नंबर ऑफ शेयर्स विच आर ऑथराइज, और कंपनी उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है जो ऑथराइज हैं एमओए के अंदर। एमओए के अंदर ऑलरेडी मेंशन करेंगे कि भाई हमारी ये ऑथराइज कैपिटल है, और जितनी ऑथराइज कैपिटल होगी उतने ही नंबर, उसके ही अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे जाएंगे। ठीक है। नाउ सिक्स्थ इज एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में पूरी डिक्लेरेशन होता है, सारे डायरेक्टर्स का साइन करते हैं, कहते हैं कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट है और हम एक कंपनी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने सारे के सारे डायरेक्टर साइन करते हैं। ठीक है, बेसिकली इट इज़ अ डिक्लेरेशन। सो इट इज़ अ डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर स्टेटिंग दैट, और ये डिक्लेरेशन है वो स्टेट क्या करता है, वी आर द सेवरल पर्सन हुज नेम एड्रेस आर सबमिटेड। तो कहते हैं कि हम कुछ लोग हैं, हमारा नेम हमारा एड्रेस हमने मेंशन कर रखा है और हम उसे सबमिट करने जा रहे हैं। एंड वी आर डिज़ायरस टू फॉर्म अ कंपनी, और हम एक कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द एमओए। एमओए जो हमने बनाया है उस एमओए के अकॉर्डिंगली, उसमें हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारे लिमिटेशन है, सब के अकॉर्डिंगली हम एक कंपनी बनाने जा रहे हैं। एंड वी अंडरटेक टू क्वालिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, और ये भी कहते हैं कि हम ये शेयर्स खुद खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी के, और बिल्कुल रिटर्न में कंसेंट देंगे और उस पर सारे लोग मिलकर साइन करेंगे। ये एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आता है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशंस होते हैं रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह का, उसके क्या क्या रूल्स हैं, उनके क्या रेगुलेशंस हैं, और इंटरनल अफेयर्स जितने भी हैं कंपनी के वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहते हैं। आल्सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द पावर्स, ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ मैनेजर। व्हाट आर द राइट्स, व्हाट आर द ड्यूटीज़ एंड व्हाट आर द बेसिक पावर्स ऑफ द मैनेजर, इट शुड बी मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड द ऑफिसर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या पावर्स हैं, वो सब भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है। एंड जनरली ऑल कंपनी प्रिपेयर देयर ओन एओए। जितनी भी कंपनियां होती हैं वो अपना खुद का अपना एओए बनाती हैं, उनका खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। और इन केस अगर किसी कंपनी ने अपनी एओए नहीं बनाया है और उनके पास एओए अवेलेबल नहीं है, देन दे कैन सेलेक्ट एओए गिवन इन द टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट में एक टेबल एफ है, उस टेबल एफ में एओए दे रखे हैं, 99 सेट्स ऑफ एओए आर गिवन। तो 99 सेट ऑफ एओए में से जो भी इनके लिए फेवरेबल हैं वो एओए चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ले सकते हैं। So 99 model sets content of AOA are given, so the company can choose any one of them and can select anyone and signed by all directors। जब वो उस AOA को select कर लेंगे, 99 मॉडल्स में से कोई एक AOA चूज़ कर लेंगे, then the all director must sign on the AOA। सारे डायरेक्टर मिलकर AOA पर साइन करेंगे। So basically it is called the bylaws of the company। यही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम बायलॉज ऑफ द कंपनी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे रूल्स, रेगुलेशंस, ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ अ मैनेजर आर मेंशन्ड। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि ये आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इसलिए कहते हैं कि इसमें इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सब ड्यूटीज़, राइट्स ऑफ मैनेजर्स, डायरेक्टर्स सब मेंशन होता है इसमें। ना द कंटेंट ऑफ एओए आर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। तो कंटेंट जो है एओए के वो पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है एंड आर नंबर्ड, और फिर वो नंबर वाइज, सीरियल उन पैराग्राफ्स को के बारे में लिखा हुआ है कि एक फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, दूसरे पैराग्राफ में क्या क्या। सो क्या क्या कंटेंट है देखिए। इट कंटेन द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितनी है वो उसमें लिखा रहेगा। आल्सो डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, कितने तरह के डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स इशू करेगी कंपनी, वो भी एओए में मेंशन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स
का अमाउंट भी मेंशन होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, अलग अलग तरह के जो शेयर्स अलॉट करे जाएंगे वो भी एओए में मेंशन रहता है। एंड राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स और डायरेक्टर्स के राइट्स उसमें मेंशन रहते हैं। और पूरा प्रोसीजर होता है कि किस प्रोसीजर होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, पूरा फॉर्मुलेटेड प्रोसीजर होता है कि कैसे अलॉट करेंगे शेयर्स को। आल्सो प्रोसीजर्स ऑफ इशूइंग द शेयर एंड प्रोसीजर्स ऑफ ट्रांसफरिंग द शेयर्स एंड प्रोसीजर ऑफ री इशूइंग द शेयर्स एंड प्रोसीजर फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। फिर इसके अलावा जब अगर बोर्ड मीटिंग होती है तो बोर्ड मीटिंग का प्रोसीजर्स भी उसमें मेंशन रहता है। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, यानी अपॉइंट कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे डायरेक्टर्स को, ये भी सारा प्रोसीजर्स एओए में मेंशन रहता है। इट आल्सो कंटेन्स द ड्यूटीज़, पावर्स एंड रिमरेशन ऑफ डायरेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या पावर्स हैं, कितनी उन्हें सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, ये भी एओए में मेंशन रहता है। एंड प्रोसीजर्स फॉर वाइंडिंग अप, अगर कंपनी को बंद करना है तो उसका किस तरह से बंद करेंगे, वो लीगल प्रोसीजर भी एओए में मेंशन रहता है। आल्सो किस तरह से बुक कीपिंग करी जाएगी, बुक कीपिंग के बारे में भी एओए में मेंशन रहता है। इवन द सील ऑफ द कंपनी की क्या सील है और किस तरह से सील की पावर होगी, ये सारी चीज़ एओए में मेंशन रहती है। अब बात आती है इसको चेंज करने की। सो कंपनी कैन चेंज इट्स एओए बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी अपने एओए को चेंज कर सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ द थर्ड एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज प्रोस्पेक्टस। बेसिकली प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच इन्वाइट जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। एक इन्विटेशन होता है जो कंपनी इशू करती है जनरल पब्लिक को और उनसे कहती है कि वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें और उनकी सिक्योरिटीज़ को परचेज करें। सो अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मस्ट इशू प्रोस्पेक्टस। कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। ये प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को भी सबमिट करनी पड़ती है। इफ़ इट वांट टू मेक एन अपील टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर, अपील कर रही है कि उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करें और डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करें। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 अ प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट दैट इन्वाइट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम और ऑफर फ्रॉम पब्लिक, जो इन्वाइट्स करती हैं पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ शेयर्स, सब्सक्रिप्शन के लिए और शेयर परचेज करने के लिए और डिवेंचर्स परचेज करने के लिए, जो भी कंपनी के डिवेंचर और शेयर्स हैं। तो प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच इन्वाइट्स जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट मनी इन द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। जो जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर रही है कि इन्वेस्ट करिए और शेयर्स और डिवेंचर्स खरीदिए। सो बेसिकली जो इन्विटेशन होता है इट इज़ अ पब्लिक एट लार्ज, ये इन्विटेशन पब्लिक एट लार्ज पहुँचना चाहिए। एंड दिस इन्विटेशन इज़ मेड ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी के बिहाफ पर होना चाहिए इन्विटेशन। एंड दिस इन्विटेशन इज़ टू परचेज और सब्सक्राइब शेयर और डिवेंचर्स। ये इन्विटेशन परचेज और सब्सक्राइब करने के लिए होने चाहिए शेयर्स और डिवेंचर्स। तो दिस इज़ द थर्ड एंड द लास्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। थैंक यू।